सोचिए, अपनी पूरी पार्टी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के डेकेड दे देना, सिर्फ इसलिए कि आपको कचरे की तरह फेंक दिया जाए और एक डीमन के हाथों काट डाला जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, सिस्टम ने एक ग्लिच रिवील किया। उसकी बेकार समझी जाने वाली एफ रैंक हीलिंग असल में एक एसएसएस गॉड रैंक स्किल थी। अब एक नए शरीर में रीबॉर्न होकर ये ठुकराया गया हीलर जीरो से ओवरपावर्ड बनने जा रहा है। उन्हें वो मरा हुआ चाहिए था, अब वो उन्हें इसका पछतावा कराने वाला है। कहानी की शुरुआत एक टैवर्न के अंदर होती है, जहां पूरे शहर में बस एक ही चर्चा है, इंसानी रूप वाले मॉन्स्टर्स की। उनमें से एक आदमी कहता है कि वे खुद को डीमन सोल्जर्स कहते हैं। फिर वो 3 दिन पहले शहर में हुई एक घटना को याद करता है, जहां 7 मेजेस को उन डीमन सोल्जर्स ने बेरहमी से खत्म कर दिया था। उसका दोस्त घबराकर पूछता है कि क्या वे सोल्जर्स सच में इतने ताकतवर हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ताकतवर शब्द तो उनकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं देता, क्योंकि उनके पास इंसानों जैसी इंटेलिजेंस है और मैजिकल पावर तो ड्रैगन से भी ज्यादा है। युवा आदमी फिर सवाल करता है कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स आखिर मेजेस का शिकार क्यों कर रहे हैं, और अफवाहों के मुताबिक वे किसी बहुत खास चीज की तलाश में हैं। अचानक दृश्य बदलता है। एक मेज गुस्से में एक आदमी को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। हमारा हीरो सॉटल जमीन पर गिर पड़ता है और औरत की इस प्रतिक्रिया से पूरी तरह हैरान रह जाता है। मेज अमीरा शिकायत करती है कि उसने एक साधारण हीलिंग स्पेल के लिए जरूरत से ज्यादा हाथ लगा दिया। सॉटल तुरंत इस गलतफहमी के लिए माफी मांगता है, लेकिन समझाता है कि उसका घाव जटिल था क्योंकि उसमें 2 अलग अलग जहर थे। हीलर पूछती है कि क्या उसने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट नहीं कर दिया। फिर वो एक सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ मुड़ती है। शिएरो और राडियन भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं और राडियन उसे कहता है कि बस अब इसे छोड़ दे। वो कहता है कि ये समय की बर्बादी है और सॉटल की शक्ल देखना उसका ड्रिंक खराब कर देगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट उदास हो जाता है, लेकिन आखिरकार सहमति में सिर हिला देता है। राडियन कहता है कि सॉटल का काम खत्म हो चुका है और उसे दफा होने को कहता है। वो हीलर के लिए अपमानजनक पेमेंट के तौर पर कुछ सिक्के जमीन पर फेंक देता है। राडियन उसे कल वापस आने को कहता है और पार्टी जाने लगती है। कभी सॉटल उसे पुकारता है। हमारा हीरो गुस्से में पूछता है कि क्या उसे बस इतना ही पेमेंट मिलेगा, क्योंकि जमीन पर सिर्फ कुछ बेकार से ब्रॉन्ज कॉइन्स पड़े थे। बिना पीछे देखे राडियन जवाब देता है कि उसके काम की यही कीमत है। वो उसे और नीचा दिखाते हुए कहता है कि सॉटल तो बस एक बोझ है जो परछाइयों में छिपा रहता है। और इतना कहकर पार्टी इमारत के अंदर चली जाती है, उसे सड़क पर अकेला छोड़कर। अंदर लोग इस मशहूर रैंक की पार्टी को पहचान लेते हैं। हर कोई उस ट्रियो की तारीफ करता है और कहता है कि वे जल्द ही रैंक एस बन जाएंगे। बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट बंद दरवाजे को घूरता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। उसे याद आता है कि वो खुद घायल है और वो अपने ऊपर हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो खाली निगाहों से दूर कहीं देखने लगता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ। जमीन पर पड़े सिक्कों को वो पूरी हार की भावना के साथ घूरता है। सॉटल अपनी आंखें कसकर बंद करता है, गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि वो अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा है। हमारा हीरो वहीं बैठा रहता है, पूरी तरह टूटी हुई मुद्रा में। उस ठंडी सड़क पर बिल्कुल अकेला वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। चांद की तरफ देखकर उसके मन में आता है कि शायद उसे एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये ख्याल तुरंत त्याग देता है क्योंकि उसके पास और कोई स्किल्स नहीं है और न ही कोई बचत। अचानक वो उठ खड़ा होता है और तय करता है कि अब इस उदास सोच को यहीं खत्म करना है। आखिरकार वो सोचता है कि एक ड्रिंक के लिए चला जाए, क्योंकि ऐसे भी पैसे बचाना बस दुखी करने वाला है। शांत कदमों से चलते हुए सॉटेल अचानक एक पर्पल एनर्जी के ब्लास्ट से चौंक जाता है। उसे तेज टक्कर महसूस होती है और उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वार सीधे उसके पेट पर लगता है, जिससे भारी नुकसान होता है। हमारी कहानी का हीरो चौड़ी आंखों से हालात समझने की कोशिश करता है। वो नीचे देखता है और पाता है कि उसका पेट बुरी तरह से खून बहा रहा है। भ्रम की जगह अब उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता आ जाती है। खून से सना अपना हाथ देखकर वो सोचता है कि आखिर ये है क्या। एक क्लोक्ड फिगर सामने प्रकट होता है, जिसकी घातक हमला चूक गया था। हमारा हीरो उसकी मौजूदगी महसूस करता है और समझ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। छत पर खड़ा वो मॉन्स्टर एक शक्तिशाली ऑरा के साथ उसे देख रहा है। सॉटेल को एक जबरदस्त मैजिकल पावर महसूस होती है, जो किसी भी रैंक जैसे ज्यादा ताकतवर है जिसे उसने कभी देखा हो। वो मॉन्स्टर खुद को जियोन बताता है, डीमन किंग की सेवा में एक डीमन सोल्जर। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया, और तुरंत खुलासा करता है कि उसका मिशन हीलर की जान लेना है। सॉटेल, हमारा वॉर प्रोटैगनिस्ट, समझ ही नहीं पाता कि कोई डीमन सोल्जर उसे जानता कैसे है। जियोन दोबारा हमला करता है, लेकिन सॉटेल अपने स्टाफ से उसे रोक लेता है। वार रोकते हुए भी वो पीछे धकेल दिया जाता है।
वो फौरन एंजेलिक हील स्पेल का इस्तेमाल कर अपना घाव भर लेता है। डीमन उसकी स्पीड से प्रभावित होता है और सॉटेल हल्के व्यंग में उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद कहता है। अब पूरी तरह हील होकर वो अगली भिड़ंत के लिए तैयार हो जाता है। हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत से जियोन पर टूट पड़ता है, लेकिन डीमन उसे उकसाते हुए कहता है कि वो खुद को रोकना बंद करे। सॉटेल जवाब देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर सच में उसे खत्म करना चाहता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि वो खुद को बस एक बेकार सा रैंक एफ हीलर मानता है। जियोन इसके इस बयान से पूरी तरह हैरान रह जाता है। डीमन पूछता है कि क्या उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उलझन में पड़ जाता है और जियोन उसे वेस्टेड ट्रेजर कहता है। वो खुलासा करता है कि उसके पास 1000 साल में एक बार मिलने वाली एबिलिटी है। अचानक जियोन उसे चौंकाकर हमला करता है और सॉटेल चीख उठता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वार इतना तेज है कि पलक झपकते ही सीधे उस पर लगता है। सॉटेल का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जियोन समझाता है कि अधूरी हालत में भी उसकी ताकत भविष्य में खतरा बन सकती थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट दिशाहीन महसूस करता है। उसकी चेतना धीरे धीरे मिटने लगती है। वो जमीन पर अपना ही शरीर देखता है और सोचता है कि क्या उसका अंत ऐसे ही होने वाला है। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी याद उभरती है। उसमें वो रेडियन और अमीरा को एक चट्टान के ऊपर खड़ा देखता है जो उसे नीचे धक्का दे रहे हैं। वो खुद को भयानक मॉन्स्टर्स से बेतहाशा करते हुए भी देखता है। उसके पुराने साथियों के चेहरे उसके ख्यालों में उभर आते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे पार्टी से अलग कर दिया गया था और उसे एहसास होता है कि उसके पास एक भी अच्छी याद नहीं है। आखिरी चीज जो वो देखता है वो रेडियन की परछाई है जो उसकी नाकामी की पुष्टि कर रही है। उसकी अंतिम याद उसके पूर्व साथियों की तिरस्कार भरी नजर है। और ये सब तब हो रहा है जब डीमन जियोन उसके ऊपर संतुष्ट मुस्कान के साथ नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर की आंखों में लाल चमक उसकी क्रूर और दुष्ट प्रकृति को जाहिर करती है। सॉटेर का आखिरी ख्याल यही होता है कि उसकी जिंदगी सच में बेकार थी। लेकिन अचानक अंधेरा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक खूबसूरत धूप भरा दृश्य ले लेता है। अप्रत्याशित रूप से एक नीली आंख धीरे धीरे खुलती है, सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेटते हुए। फिर वो आंख शुद्ध सदमे और हैरानी में पूरी तरह फैल जाती है। हमारा हीरो झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जो कुछ वो देख रहा है उससे पूरी तरह उलझा हुआ। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद फिसलती है। खुद को देखते हुए वो नोटिस करता है कि उसका शरीर अलग है, काफी ज्यादा जवान। वो एक घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो अपनी हथेलियों को घूरता है और महसूस करता है कि उन पर अब कोई निशान नहीं है। हैरान होकर वो अपनी छाती को छूता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसे मर जाना चाहिए था। वो उठकर पास की झील की ओर चलता है, मन में ये सवाल लिए कि क्या वो किसी तरह वापस जिंदा हो गया है। लेकिन अगले ही पल वो इस ख्याल को खारिज कर देता है, क्योंकि ये नामुमकिन लगता है। और जैसे ही वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है, उसे एक अनजान युवा लड़के का चेहरा दिखाई देता है। अचानक 3 आदमी सामने आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो आखिर मरा नहीं। हमारा हीरो उस अजनबी की बात सुनकर उलझन में सिर घुमा लेता है। वो आदमी कहता है कि कल तो वो मरा हुआ लग रहा था और बेहतर होता अगर वैसा ही रहता। सॉटेल उस समूह को घूरता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या वे दुश्मन हैं। मोटा आदमी उसे तेरिया कहकर बुलाता है और कहता है कि उठो और तैयार हो जाओ। हमारा लड़का हालात से भ्रमित है और मान लेता है कि शायद ये उसके साथी हैं, लेकिन वो आदमी गुस्से में उसे पकड़ लेता है। हमारा हीरो पूछता है कि वे लोग हैं कौन। वो आदमी तंज कसता है कि क्या उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी याददाश्त ही चली गई, और वो धमकी देता है कि एक और पिटाई से शायद उसे होश आ जाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि तेरिया का शरीर भी घावों से भरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा इस जवान लड़के के शरीर में आ चुकी है, तभी एक मुक्का उसकी ओर उड़ता है। लेकिन हमारा हीरो उस मुक्के को एक हाथ से रोक लेता है और हमलावर को बच्चा कहकर पुकारता है। उसके तेवर में आए इस बदलाव से वो आदमी और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही तेरिया नहीं है जिसे वे हमेशा दबाते थे। अचानक हमारे हीरो के हाथ से हरी हीलिंग ऑरा निकलने लगती है और वो फेरी हील स्पेल का इस्तेमाल कर अपने सारे घाव भर लेता है। एक गुर्गा हैरानी से पूछता है कि उसने हीलिंग मैजिक कब सीख ली। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो अब वो तेरिया नहीं रहा जिसे वे जानते थे। ये सुनकर बड़ा आदमी भड़क उठता है। वो अपना गुस्सा पास के एक पक्षी पर निकालता है और हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि थोड़ा सा मजबूत हो जाने से घमंडी मत बनो। फिर वो उसे मार डालने की धमकी देता है और अपने दोस्तों को कहता है कि पूरी ताकत से हमला करो। लंबे समय बाद पहली बार हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में चिढ़ जाता है। वो तेरिया के शरीर के लिए उसका धन्यवाद करता है और इन लोगों को सबक सिखाने की तैयारी करता है। अगले ही पल वो अजीब सी तेजी से 2 गुर्गों की तरफ झपटता है।
शानदार फुर्ती से वो पहले गुर्गे का सिर पकड़ लेता है और एक ही जोरदार वार में उसे तुरंत बेहोश कर देता है। फिर वो दूसरे की तरफ मुड़ता है और चेतावनी देता है कि अब उसकी बारी है। दूसरा गुर्गा गुस्से से चिल्लाता है कि उन्हें कम मत समझो, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बेहद आसानी से उसका मुक्का बचा लेता है और एक जबरदस्त काउंटर अटैक सीधे उसके पेट पर मारता है। वो आदमी हवा के लिए हाँपने लगता है और हमारा हीरो टिप्पणी करता है कि वार बुरा नहीं था। गिरोह का लीडर सदमे में है, समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा एमसी जमीन से स्टाफ उठाता है। दोनों गुर्गे पहले ही हार चुके हैं और एक डरावनी नजर से वो बड़े आदमी से पूछता है कि क्या वो भी पिटाई चाहता है। ये सवाल सुनकर वो आदमी डर से जड़ हो जाता है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है कि कल तक टेरिया एक बेकार बोझ था। बॉस उसे वर्थलेस कहता है और इस अचानक बदलाव पर भड़क उठता है। हमारा हीरो शांत स्वर में जवाब देता है कि ये शब्द वो बहुत बार सुन चुका है। मोटा आदमी एक क्लब उठा लेता है और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एक एडवेंचरर के तौर पर वो पहले ही नरक देख चुका है। अपने सारे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो दुश्मन के वार के लिए खुद को तैयार करता है। हमारा लड़का क्लब को रोकता है और बड़े आदमी के चेहरे पर एक ठोस मुक्का जड़ देता है। फिर वो कहता है कि बिना सोचे समझे ताकत का इस्तेमाल करना बच्चे की जिद जैसा है। एक आखिरी माफी के साथ वो उसे पीछे की ओर फेंक कर लड़ाई खत्म कर देता है। अंतिम वार के साथ वो कहता है कि वो उसके जैसे रैंक एफ को भी नहीं हरा सकता। और बस यूं ही तीनों गुंडे जमीन पर पड़े हैं, पूरी तरह पराजित। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि इससे टेरिया की कुछ कड़वाहट तो दूर हुई होगी, लेकिन वो सोचता है कि इतना फुर्तीला और ताकतवर नौजवान इतनी बुरी तरह ट्रीट क्यों किया गया। और अगर ये शरीर टेरिया का है तो वो अपनी हीलिंग मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसे दूसरी जिंदगी मिली है और वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। तभी सोच में डूबे हुए उसकी नजर जमीन पर किसी चीज पर पड़ती है। उसके पैर के पास उसे थोड़ा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। उसे उठाकर वो देखता है कि ये एक स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर्म है। उस कागज से पता चलता है कि टेरिया एक एडवेंचरर था और रैंक एफ सोर्ड्समैन। हमारा हीरो तय करता है कि वो भी ये एग्जाम देगा ताकि हालात को समझ सके। आखिरकार उसे डीमन सोल्जर जियोन की कही बात याद है, उसकी उस दुर्लभ एबिलिटी के बारे में। एडवेंचरस गिल्ड इस एग्जाम के लिए खास मैजिकल टूल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि रैंक्स दरअसल एक सिस्टम है जो किसी एडवेंचरर की एप्टीट्यूड और पावर को दिखाता है। हमारे हीरो को याद आता है कि उसने कई सालों से ऐसा एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि उसकी स्किल्स में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था और रेडियन हमेशा उस पर चिल्लाता था कि वो ऐसी बेकार चीजों पर समय बर्बाद कर रहा है। आखिरकार वो एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है ताकि अपना एग्जाम दे सके। एग्जाम खत्म होते ही वो बैठकर अभी अभी मिले रिजल्ट्स को देखने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कागज पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले उसकी बेसिक स्टेटस पेज दिखती है। शीट पर नाम टेरिया लिखा है, लेकिन क्लास और स्पेल सोटल द हीलर के हैं। पेपर ये भी दिखाता है कि उसका स्पेल प्रेयर टू द गॉड्स अब भी अनयूजेबल है और वो सोचता है कि क्या यही वो एबिलिटी हो सकती है जिसका जिक्र डीमन सोल्जर ने किया था। फिर वो पन्ना पलटता है और दो ऐसी स्किल्स देखकर चौंक जाता है जिन्हें वो पहचानता नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्किल्स क्लब और फुल ऑटो देखकर हैरान है। उसे याद आता है कि क्लब आमतौर पर फिजिकल अटैक क्लासेस की कॉमन स्किल है और भले ही वो हीलर था, लेकिन स्टाफ को लगातार घुमाने की वजह से ये स्किल उसके अंदर मैनिफेस्ट हो गई। इसका मतलब असली ध्यान फुल ऑटो नाम की एबिलिटी पर है, क्योंकि ये अपने इफेक्ट्स अपने आप यूजर और उन एलाइज पर एक्टिवेट कर देती है जिन्हें वो पहचानता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या यही वो 1000 साल में एक बार मिलने वाली स्किल है। वो फैसला करता है कि इसे फील्ड में टेस्ट करना पड़ेगा। तभी अचानक उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं। रेडियन और उसकी पार्टी गिल्ड में दाखिल होते हैं और वो ब्लॉन्ड कहता है कि सोटल यहाँ नहीं है। अमीरा शिकायत करती है कि वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे भाग गया, कितना घटिया है। हमारा लड़का तनाव में आ जाता है क्योंकि वो अपने पुराने साथियों को पूरी तरह भूल चुका था। उधर ट्रियो एक नई क्वेस्ट ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास हीलर नहीं है। शियरो कहता है कि ये उनकी समस्या नहीं है और रेडियन उन्हें कहता है कि कोई मिशन चुन लो। अचानक रेडियन झुंझलाकर मुड़ता है और पूछता है कि ये लड़का क्या चाहता है। वो हमारे हीरो से कहता है कि दफा हो जाओ, वे कोई सर्कस अट्रैक्शन नहीं है। अमीरा फिर रेडियन से कहती है कि उस बूढ़े आदमी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। वो जोड़ती है कि वो वैसे भी बेकार था और उन्हें इस मुसीबत में छोड़ गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उन्हें देखता रहता है। हमारा हीरो हैरान है क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। वो फिर अपने हाथ में पकड़े कागज पर ध्यान देता है, अब भी सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए। शीट पर नाम टेरिया है, लेकिन हीलर क्लास और रैंक एफ वही है। उसे वे 3 आदमी याद आते हैं जिन्होंने जागते ही उसे सताया था, और गिल्ड में मौजूद दूसरे परिचित चेहरे भी। और अंत में उसे अपने पुराने टीममेट्स याद आते हैं। उनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो सोटल है, पार्टी का फॉर्मर हीलर। ये सोचकर उसके मन में आता है कि शायद वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है, बिल्कुल शुरुआत से।
लंबे समय तक वो एक ऐसा एडवेंचरर था जिसने हर चीज से हार मान ली थी। उसे पैसों की जरूरत थी और उसके लिए वो ऐसे लोगों के सामने खुद को छोटा करता रहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बेकार जिंदगी को कड़वी मुस्कान के साथ याद करता है, लेकिन अब दृढ़ नजर के साथ वो तय करता है कि उस अतीत का अंत यहीं करेगा। वो कागज को मजबूती से मसल देता है और खड़ा हो जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। वो एक बहुत साधारण मिशन स्वीकार करता है। टास्क रैंक ई का है और जंगल से 30 वुल्फ्स को खत्म करना है। वो अपने उठाए हुए स्टाफ से क्रीचर के पहले हमले को रोकता है। उसकी आंखें हल्की चमक उठती हैं और वो अपनी नई स्किल्स में से एक का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो क्लब यूज करता है और वुल्फ पर एक विनाशकारी वार करता है। एक और मॉन्स्टर उसकी ओर झपटता है और हमारा लड़का अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है। एक और साफ वार के साथ वो उस वुल्फ को भी खत्म कर देता है और मन ही मन सोचता है कि ये स्किल कितनी जबरदस्त है। अचानक वो अपने अंदर ताकत का उभार महसूस करता है और देखता है कि क्लब पहले ही लेवल 2 पर पहुंच गई है। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल से 3 और वुल्व्स आ जाते हैं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो अपनी फुल ऑटो एबिलिटी को टेस्ट करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत से स्किल का नाम चिल्लाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ भी नहीं होता। वो उलझन में खड़ा रह जाता है। उसी पल एक वुल्फ इस मौके का फायदा उठाता है और उस पर झपट पड़ता है। सोचने का समय नहीं मिलता तो हमारा लड़का तुरंत रिएक्ट करता है और उस जंगली जानवर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो सोचता है कि एबिलिटी वैसे एक्टिवेट क्यों नहीं हुई जैसे उसने उम्मीद की थी, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में पकड़े कागज को देखता है, उसे आखिर समझ आ जाता है। स्किल अपने आप उस पर और उन एलाइज पर एक्टिवेट होती है जिन्हें वो नाम से पहचानता है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो जानबूझकर एक और जंगली वुल्फ को अपनी ओर दौड़ने देता है। मॉन्स्टर उसके हाथ को जोर से काट लेता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जरा भी नहीं हिलता। अचानक वुल्फ के दांत ऐसे टूट जाते हैं जैसे उसने पत्थर को काट लिया हो। क्रीचर का जबड़ा टूट जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। अब उसे समझ आता है कि ये स्किल कितनी जबरदस्त है। इसके रहते उसे मिलने वाला डैमेज लगभग 0 हो जाता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि ये स्किल सच में खजाना क्यों है, क्योंकि ये तेजी से लेवल अप भी होती है। अब सब कुछ साफ हो जाता है और उसे डीमन सोल्जर का मकसद समझ आ जाता है। अगर वो इस एबिलिटी को विकसित कर ले तो वो अनंत रूप से ताकतवर बन सकता है। स्किल कभी गायब नहीं थी, उसे बस पता नहीं था कि उसके पास ये है, और अब वो फिर से शुरुआत कर सकता है। एबिलिटी पूरे समय एक्टिव थी, लेकिन उसे इसकी खबर नहीं थी। और चूंकि वो हमेशा मजबूत दुश्मनों का सामना करता रहा, उसने इसके फायदे कभी महसूस ही नहीं किए। अब उसका शरीर पंख की तरह हल्का महसूस होता है, जबकि आखिरी वुल्फ उसे घूर रहा है। उसे उस क्रीचर की हर हरकत ऐसे दिखती है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। हमारा हीरो समझ जाता है कि वो लंबे समय से इस स्किल के बेनिफिट्स पा रहा था, बस ध्यान नहीं दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद क्लियरिंग में वुल्फ्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। वो फिर अपने नए एबिलिटीज की जानकारी वाले कागज को घूरता है और सोचता है कि फुल ऑटो स्किल ऐसी चीज थी जिससे डीमन किंग तक डरता था। लेकिन किस्मत के अजीब खेल से वो दोबारा जिंदा हो गया है और अब इस स्किल में महारत हासिल कर सकता है। हल्की मुस्कान के साथ वो कसम खाता है कि हालात पलट देगा और अपनी दूसरी जिंदगी एक किंग की तरह जिएगा। शहर लौटकर हमारा लड़का अब एक नए मकसद के साथ सड़कों पर चल रहा है। शिकार से वापस आते हुए उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा और भारी सैक लटका है। मिशन था 30 वुल्फ्स को मारना, लेकिन वो जोश में आकर उसका 3 गुना शिकार कराया। गिल्ड पहुंचते ही वो देखता है कि एक एडवेंचरर रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी बड़े चार्मिंग अंदाज में उस महिला का हाथ पकड़े हुए है। वो उसे रोजा कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उसके पास उसके लिए थोड़ा सा फ्री टाइम है। महिला हल्की शर्मीली मुस्कान देती है, लेकिन ध्यान का आनंद भी लेती दिखती है। एडवेंचरर कहता है कि उसकी शर्म बहुत क्यूट है और उसे बाहर चलने का न्योता देता है। तभी उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है, क्योंकि कोई उसके पीछे आ खड़ा होता है। वो आदमी झुंझलाकर हाथ झटक देता है, लेकिन उसी पल काउंटर पर एक जोरदार धमाका होता है। हमारा हीरो एक विशाल सैक टेबल पर पटक देता है, जिससे रोजा चौंक जाती है। और तुरंत बाद वो एक और भारी सैक भी रख देता है, जिससे वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारा लड़का मासूम चेहरे से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। बेचारी रोजा लगभग उन सामान से भरे सैक्स के नीचे दब ही जाती है, और उनके साइज व वेट देखकर उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मिशन पेपर आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो क्वेस्ट टर्न इन करने आया है। महिला कागज लेती है और पढ़कर चौंक जाती है कि मिशन 30 वुल्फ्स का था, लेकिन जब वो लूट की मात्रा देखती है तो उसका जबड़ा और नीचे गिर जाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती से थोड़ा ज्यादा शिकार कर लिया। ये सब देख रहा एडवेंचरर पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि ये रुकी टेरिया नाम का किसी कमाल की स्किल वाला लगता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन रोजा उत्साह से उसे बीच में ही रोक देती है।
वो उसे मिशन पूरा करने की बधाई देती है और कहती है कि एक हीलर के लिए इतना सब अकेले लाना सच में इम्प्रेसिव है। हमारा लड़का कॉम्प्लीमेंट सुनकर थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और बस थैंक्स कहता है। रोजा कहती है कि इसी रफ्तार से वो जल्द ही रैंक ई या शायद डी तक प्रमोट हो जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसे सिर्फ नकली मुस्कानें मिली थी, लेकिन अब वो खुद को ताज़ा महसूस करता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो सोचता है कि जवान होना सच में अच्छी बात है। तभी वो एडवेंचरर बदतमीजी से उसे रास्ते से हटने को कहता है। वो घूरते हुए पूछता है कि क्या वो यहाँ का कोई रुकी है। हमारा लड़का ढीले अंदाज में जवाब देता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। आदमी घमंडी हंसी हंसता है और कहता है कि वो उसे साफ देख सकता है। वो बस रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हमारा हीरो शांत स्वर में पूछता है कि इसमें गलत क्या है। एडवेंचरर नतीजा निकालता है कि उसने ये सारा सामान कहीं से खरीद लिया होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ऐसा करके उसे क्या मिलेगा। वो आदमी स्मग चेहरे से कहता है कि वो तो बस एक वीकलिंग है और डींग मारता है कि वो हमेशा अपने मिशन सोलो पूरा करता है। रोजा उस आदमी की बेकार हरकत पर एक जबरन हंसी छोड़ती है। अब हमारे लड़के को समझ आता है कि उस आदमी को रोजा पर क्रश है। एडवेंचरर उसे उकसाता है कि वो आरोप का जवाब दे। शांत रहते हुए हमारा हीरो कहता है कि उसने सब कुछ अपनी ताकत से इकट्ठा किया है। वो आदमी शक जताता है क्योंकि जिन वुल्फ्स का उसने शिकार किया है उनमें मैजिक रेजिस्टेंस होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि दुर्भाग्य से वो अटैक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने बस अपने स्टाफ से ही सभी वुल्फ्स को गिराया। एडवेंचरर हंसने लगता है मानो ये सब मजाक हो। वो कहता है हमारा हीरो दिखने से ज्यादा मजबूत है और सैक पकड़ लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उससे और कुछ कहना बेकार है। उसकी नजर देखकर वो आदमी चिढ़ जाता है। हमारा हीरो कहता है कि वो जैसे चाहे वैसे सोचे क्योंकि वे दोबारा मिलेंगे नहीं। उसके रवैये से गुस्से में आकर एडवेंचरर अपनी मुट्ठी कस लेता है और चिल्लाते हुए मुक्का मारने को झपटता है कि उसे घमंड न चढ़े। तभी अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंख में तेज नीली चमक कौंधती है। आदमी उसका चेहरा जोर से मारता है लेकिन वार का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो खुद दर्द से चीख उठता है। वो अपना हाथ देखता है, समझ नहीं पाता कि हुआ गया। उसकी मुट्ठी पूरी तरह सूज गई है और खून निकल रहा है। वो पूछता है कि उसके साथ क्या किया गया। हमारा हीरो जवाब देता है कुछ भी नहीं। वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये बस उसकी डिफेंस स्किल थी। उस मुक्के के इम्पैक्ट से उसकी फुल ऑटो एबिलिटी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। इस तरह उसकी सेल्फ हीलिंग और रिफ्लेक्स एनहांसमेंट भी बेहतर हो जाते हैं। आसपास खड़े लोग कहते हैं कि चोट काफी दर्दनाक लग रही है और वे उस आदमी को बेवकूफ भी समझते हैं जो खुद लड़ाई शुरू करके पिट गया। एडवेंचरर शर्म और गुस्से से भर जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है, लड़ाई के दूसरे दौर के लिए तैयार। हथियार खींचकर बदला लेने के इरादे से वो चिल्लाता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा और तलवार से वार करते हुए आगे बढ़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत भाव से दाई ओर से आने वाले नीचे की तरफ के वार का अंदाजा लगा लेता है और बस एक कदम साइड में हटकर उसे आसानी से डॉज कर देता है। एडवेंचरर हैरान रह जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से बच जाएगा। जख्मी हाथ के बावजूद वो अगला स्वॉर्ड अटैक तैयार करता है। इस बार वो बाईं ओर से हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है, लेकिन हमारा हीरो पहले ही मूव समझ चुका होता है। अपनी स्किल की वजह से वो अपने अपोनेंट की हर हरकत पढ़ सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग और मसल्स सीधे जुड़े हों। लड़ाई जारी रहती है और अब दोनों एक टेबल के ऊपर आमने सामने हैं। आदमी बौखला जाता है क्योंकि एक रुकी से हारना उसके लिए मजाक बन जाएगा। पूरी तरह आपा खोकर वो चिल्लाता है कि वो हमारे हीरो की जान ले लेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत रहते हुए उसे चुनौती देता है। देखते हैं क्या वो अपनी बात पर खरा उतर सकता है। जब उसका अपोनेंट पूरी तरह आपा खो देता है तो हमारा हीरो तय करता है कि अब पलटवार करने का समय है। एडवेंचरर गुस्से से भरा स्वर्ड स्ट्राइक करते हुए आगे झपटता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कमाल की आसानी से डॉज कर देता है। वो आदमी उसे पेस्ट कहकर चढ़ाता है। एक भी वार ना लग पाने की झुंझलाहट से उसका चेहरा गुस्से में मरोड़ खा जाता है। वो हॉरिजॉन्टल स्लैश चलाता है, मगर हमारा लड़का फिर झुककर उसे भी बचा लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो भी एक एडवेंचरर है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। मुक्का आते देख वो आदमी अपनी तलवार से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वार की रफ्तार देखता है उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उधर हमारा हीरो उसे गंभीर नजरों से घूर रहा है। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। ठंडे भाव से वो कहता है ये पर्सनल नहीं है और वार कर देता है। एडवेंचरर हताशा में एक आखिरी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसकी गार्ड तोड़ देता है। एक तेज हरकत में हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कलाई को हैरान कर देने वाली ताकत से पकड़ लेता है। आदमी पूरी तरह सदमे में है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। एक ही झटके में हमारा हीरो उसे दूर फेंक देता है। उसकी तलवार हवा में उछल जाती है और खत्म करने के लिए वो उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हमारा लड़का उस मुक्के के नतीजे को देखकर थोड़ा उलझ जाता है। वो उस स्टाफ को देखता है जिससे उसने वार किया था और कुछ अजीब नोटिस करता है। उसे लगता है कि उसने ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। वो सोचता है कि शायद कोई और स्किल लेवल अप हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे शक होता है कि शायद उसका रैंक बढ़ गया है।
अपनी स्टैट्स चेक करने पर वो देखता है कि वो एफ रैंक हीलर से ई रैंक पर पहुंच गया है। उस मुक्के से एडवेंचरर का मग उड़कर जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। शराब चारों तरफ फैल जाती है। उसकी तलवार भी खनकती हुई फर्श पर गिरती है और आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके दोस्त वहीं खड़े हैं, मुंह खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी बुरी तरह पिट गया। एडवेंचरर खुद जमीन पर बैठा है, पूरी तरह हारा हुआ, और हमारा हीरो वहां से चल देता है। इतनी नजरें अपने ऊपर देखकर हमारा लड़का थोड़ा असहज महसूस करता है। वो मुड़कर गिरे हुए आदमी से पूछता है, तुम ठीक हो? आदमी ऊपर देखता है, अब भी हमारे प्रोटैगनिस्ट की ताकत से सदमे में। गिल्ड में मौजूद सभी लोग, टेरिया और बाकी एडवेंचरर्स समेत, इस दृश्य से प्रभावित हैं। हारने वाले का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो दर्द से कराहते हुए उठता है और बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ सिर झुकाकर गिल्ड छोड़ देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी दयनीय विदाई को हल्की मुस्कान के साथ देखता है। तभी कुछ एडवेंचरर्स बेहद दोस्ताना अंदाज में उसके पास आते हैं। उनमें से एक उसे मैन कहकर बुलाता है और अभी जो हुआ उससे बेहद उत्साहित दिखता है। वो उसे बधाई देता है, कहता है कि वो कमाल है और वो बदतमीज अब वापस नहीं आएगा। वो उसके बाल उलझा देता है, जिससे हमारा हीरो झेंप जाता है और उसे रुकने को कहता है। फिर वो टेरिया को बुलाता है, जो समूह के पास आ जाती है। युवती हमारे लड़के को धन्यवाद देती है और इस झंझट में फंसने के लिए माफी मांगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उधर दूसरा आदमी अब भी उसे गले लगाए हुए है, जबकि टेरिया थोड़ी असहज होकर नजरें फेर लेती है, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। हमारा लड़का मुस्कुराकर कहता है कि चिंता मत करो, उसे बस वो आदमी पसंद नहीं था। उसकी बात सुनकर टेरिया पहले चौंकती है, फिर सच्ची मुस्कान के साथ मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। हंगामे के बाद हमारा हीरो गिल्ड की लोगों को अलविदा कहता है और निकल पड़ता है। शाम ढलते वक्त वो अकेले शहर की सड़कों पर चलता है। डूबते सूरज को व्यस्त शहर के ऊपर चमकते देख वो राहत की सांस लेता है। चलते हुए वो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि एक ही दिन में उस पर हमला हुआ, वो दोबारा जिंदा हुआ और एक सोलो मिशन भी पूरा किया। हल्की मुस्कान के साथ वो सोचता है कि सब कितना पागलपन भरा था, लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बावजूद वो मानता है कि उसे मजा आया। उसे याद आता है कि दशकों तक उसकी स्किल्स में कोई सुधार नहीं हुआ और वो पूरी तरह नाकाम था। लेकिन अब वो सूरज की ओर हाथ बढ़ाता है, इस नए मौके को महसूस करते हुए। इस शरीर में नई जिंदगी जीना शायद इतना बुरा विचार नहीं है, और यही सोचकर वो बेलिवारिया शहर जाने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो वहां करीब 3 महीने पहले गया था। वो याद सुखद नहीं है, क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर नेस्ट में फेंक दिया गया था। उसके पुराने साथियों ने बस मजे के लिए उसे वहां धक्का दिया था। तब वो ऊर्जा से भरा था और इतना खाना चाहता था कि हिल ना सके। लेकिन रेडियन और बाकी के साथ होने पर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता था। वो बस सब्जियां खाता रह जाता, जबकि वे लोग सारा मांस चट कर जाते। उसे याद आता है कि एक बार शेयरों ने तरस खाकर उसे मांस का टुकड़ा दिया था, लेकिन उससे उसे इतनी बदहजमी हुई कि वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। लेकिन इस नए शरीर के साथ उसे लगता है कि वो जितना चाहे उतना खा सकता है, बिना किसी दिक्कत के। हमारा लड़का कुछ पल रुककर अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचता है। उसके मन में क्यों और कैसे के कई सवाल हैं, लेकिन वो तय करता है कि जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही बेहतर है। मन साफ कर वो घर के अंदर जाता है और तैयारी शुरू करता है। दृढ़ होकर वो कहता है कि अभी से बेहतर समय कोई नहीं, और अपना सामान पैक करने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना बैग उठाता है और सामान व्यवस्थित करने लगता है। वो फर्श पर बैठकर यात्रा के लिए जरूरी चीजें छांटने लगता है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो खुद को किसी फील्ड ट्रिप से पहले के बच्चे जैसा महसूस करता है। कुछ ही देर में वो कहता है कि तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन उसकी योजना में एक छोटी सी रुकावट रह गई थी। खिंचाव लेते हुए उसे एहसास होता है कि इस लड़के का शरीर काफी मजबूत और अच्छी तरह बना हुआ है। इसी वजह से वो तय करता है कि निकलने से पहले उसे नए कपड़े खरीदने होंगे। इसके बाद हमारा हीरो आग पर एक बर्तन में कुछ उबालने लगता है। सावधानी से वो गर्म बर्तन को हटाकर तैयारी पूरी करता है। अंदर 7 तरह की जड़ी बूटियों और उसकी खुद की मैजिकल पावर से बनी पोशन है। वो सोचता है कि इसका नाम टॉक्सिक थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है, और सोचता है कि ये नाम किसने रखा होगा। अजीब रंग के बावजूद वो इसके असरदार होने की गारंटी देता है। लेकिन तभी सामने का दरवाजा जबरदस्त ताकत से टूटकर खुल जाता है। हमारा हीरो चौंक कर पीछे मुड़ता है, चारों ओर उड़ते मलबे को देखते हुए। हैरान चेहरे के साथ वो बुदबुदाता है, आखिर ये क्या था? अचानक एक छोटा सा सफेद वुल्फ हमारे हीरो पर कूद पड़ता है और उसे पूरी तरह चौंका देता है। वो नन्हा सा जानवर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर ही बैठा रहता है, बेहद खुश और उत्साहित। जीभ बाहर निकाले वो पिल्ला खुश होकर भौंकता है।
हमारा लड़का हैरान है, ये पपी आखिर आया कहाँ से। तभी अचानक कहीं से एक भयावह धुंध प्रकट होती है। हमारा लड़का तुरंत उस छोटे जानवर को अपने पीछे सुरक्षित कर लेता है। वो धुंध धीरे धीरे एक लाल मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसके नुकीले और बेहद तेज पंजे हैं। उस डरावने क्रीचर का प्रतिबिंब हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में झलकता है और वो स्तब्ध रह जाता है। उस बीस्ट की ऑरा उसे पीछे धकेल देती है और वो सोचता है, क्या ये सच में असली है। मॉन्स्टर उसे घूरता है, जबकि हमारा लड़का समझ ही नहीं पाता कि ये दुश्मन कौन है। क्रीचर तेज वार के साथ झपटता है, लेकिन हमारा हीरो वक्त रहते डॉज कर लेता है। वो झुंझलाकर कहता है कि मुसीबतें एक के बाद एक आती जा रही हैं। छोटा वुल्फ उसे लगभग चिंतित भाव से देखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिढ़कर कहता है कि आज का दिन तो पूरी तरह आपदा से भरा है। इस पर पपी एक प्यारी सी आवाज निकालता है, जैसे कोई सवाल पूछ रहा हो। वो मॉन्स्टर की ओर मुड़कर जानवर से कहता है कि चिंता मत करो, वो उसकी रक्षा करेगा। उसी समय वो नोटिस करता है कि छोटे वुल्फ की पीठ पर कुछ खरोंचे हैं, तो हीलर अपनी एंजल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसके घाव भर देता है। पूरी तरह हील होने के बाद छोटा वुल्फ ज्यादा स्वस्थ और खुश दिखता है। हमारा हीरो हल्की मुस्कान देता है, राहत महसूस करते हुए कि वो उसकी मदद कर पाया। फिर वो उसे उठा लेता है और तय करता है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करेगा। डरावना क्रीचर हमला करने की तैयारी करता है, उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। हमारा हीरो स्टाफ को पूरी ताकत से पकड़ता है, बैटल के लिए तैयार। वो मॉन्स्टर के हाथ पर एक सटीक और जोरदार वार करता है। फिर भी दुश्मन की ताकत उसे और छोटे वुल्फ को पीछे धकेल देती है। हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है, इस बीस्ट के हमले में कुछ अजीब है। छायादार क्रीचर फिर आगे बढ़ता है, उसके टेंटिकल्स वार करने को तैयार। चिढ़कर वो कहता है कि मॉन्स्टर ऐसे घर तोड़ रहा है जैसे ये उसका अपना हो। चिल्लाते हुए वो क्रीचर के बीचों बीच एक जबरदस्त वार करता है। युवा लड़का एक और हमले को फुर्ती से डॉज कर लेता है। स्टाफ के इम्पैक्ट से मॉन्स्टर का शरीर थोड़ा बिखर जाता है, लेकिन फॉग क्रीचर तुरंत रीजेनरेट होकर फिर अपने असली रूप में लौट आता है। दृढ़ नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़ाई जारी रखने को तैयार होता है। वो सोचता है कि अगर ये चलता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वार रोकते हुए वो शिकायत करता है कि ये स्थिति काफी प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन जैसे ही वो एक और हमला ब्लॉक करता है, उसे दुश्मन की ताकत में कुछ अजीब महसूस होता है। मॉन्स्टर फिर हमला करता है और हमारा लड़का खुद को बचा लेता है। उसकी आंखें बैटल पर केंद्रित हैं और वो समझने लगता है कि क्या हो रहा है। वार के इम्पैक्ट की याद उसे मॉन्स्टर की सच्चाई का एहसास कराती है। क्रीचर के हमले से घर की लकड़ी की फर्श में एक गहरा छेद बन गया है, लेकिन वो छेद उसे उतना गहरा नहीं लगता। वो सोचता है, क्या बीस्ट खुद को रोक रहा है। फिर वो हैरान होता है कि दुश्मन इस लड़ाई में रिस्ट्रेंट क्यों दिखा रहा है। गुस्से भरे चेहरे के साथ हमारा हीरो उसके हमलों से बचाव जारी रखता है। एक बार उसकी गर्दन पर लगता है, लेकिन घाव तुरंत गायब हो जाता है। उसी पल उसकी सेल्फ रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट होकर डैमेज हील कर देती है। आत्मविश्वास से वो सोचता है कि ये हीलिंग स्किल कितनी काम की है। फॉग क्रिएचर फिर एक और ताकतवर हमला करने को तैयार होता है। भयानक गर्जना के साथ मॉन्स्टर अपने हाथ फैलाता है और पूरी ताकत से झपटता है। बीस्ट आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार हमारा प्रोटैगनिस्ट अलग भाव से उसे देखता है। उसी क्षण उसे एक आइडिया आता है, क्या ये मॉन्स्टर हीलिंग पावर के खिलाफ कमजोर है। क्रिएचर अपने हाथ से वार करता है, जो नुकीले टेंटिकल जैसा दिखता है। उसका वार घर का एक और हिस्सा तोड़ देता है। लकड़ी की धूल उड़ने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो अपनी नई थियरी को आखिरकार टेस्ट करने की तैयारी करता है। वो तय करता है कि ज्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करेगा, एक्शन ही जवाब देगा। तो युवा लड़का अपनी फेरी हीलिंग मैजिक सीधे मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता है। क्रिएचर दर्द से चीख उठता है, क्योंकि हीलिंग मैजिक उसे असंभव मात्रा में डैमेज पहुंचाती है। विजयी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसका निशाना सही था। मॉन्स्टर पीछे हटता है, होली मैजिक की जलन से तड़पता हुआ। दुश्मन की कमजोरी देखकर वो स्टाफ लेकर आगे बढ़ता है। वो बिना रुके फेरी हीलिंग बार बार एनिमी पर इस्तेमाल करने लगता है। एक आखिरी हीलिंग ब्लो के साथ वो लड़ाई खत्म करने की तैयारी करता है। वो लगातार हीलिंग मैजिक से बीस्ट पर वार करता रहता है। हमारा हीरो अंतिम वार के लिए सारी एनर्जी स्टाफ में केंद्रित करता है। दृढ़ चिल्लाहट के साथ वो कहता है कि अब ये हमेशा के लिए खत्म होगा। फिर वो छलांग लगाकर पूरी ताकत से एंजल हीलिंग दुश्मन पर इस्तेमाल करता है। मॉन्स्टर उस वार का सामना करता है। उसकी लाल आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। मैजिक के इम्पैक्ट से क्रिएचर का शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाता है और इस तरह लड़ाई खत्म हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट विजयी खड़ा है, लेकिन थोड़ा उलझन में है, क्योंकि दुश्मन का कोई निशान नहीं बचा। हमारा लड़का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है कि सब ठीक है या नहीं। उसे ये अजीब लगता है कि मॉन्स्टर कोई अवशेष छोड़े बिना गायब हो गया। वो सोचता है, दशकों में पहली बार उसने ऐसा मॉन्स्टर देखा जो हीलिंग से कमजोर था। सब कुछ जांचने के बाद वो वापस अंदर आता है, अब भी सोच में डूबा हुआ।
युवा लड़का अपना हाथ सिर पर रखता है। उसे हल्का चक्कर और थकान महसूस हो रही है। वो सोचता है कि शायद उसने लड़ाई में बहुत ज्यादा माना खर्च कर दिया। लेकिन तभी उसे इस लड़के के शरीर से एक अजीब एहसास होता है। उसकी फुल ऑटो स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे इसका ग्रोथ रेट बेहद तेज लगता है। वो सोचता है क्या तेरिया नाम के इस लड़के में कुछ खास था। उसी समय वो मुड़कर देखता है कि छोटा सफेद वुल्फ उसे ध्यान से घूर रहा है। पपी सतर्क मुद्रा में है, मानो जो हुआ उस पर शक कर रहा हो। हमारा हीरो उसके पास जाता है और कहता है कि इतना डिफेंसिव मत बनो। शांत इशारे से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब सब ठीक है। लेकिन अचानक छोटा वुल्फ झपट कर उसका हाथ झटक देता है। युवा लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है, जबकि जानवर उसे गंभीर नजर से देखता है। और तभी उसकी उम्मीद के खिलाफ सफेद वुल्फ बोल उठता है, क्या तुम तेरिया नहीं हो? वो पूछता है कि तेरिया कहाँ है और तुम्हारा ये रूप क्यों है? पूरी तरह स्तब्ध हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन ही नहीं कर पाता कि वो पपी अभी बोल पड़ा। गुस्से से भरा वुल्फ अपने दांत नुकीले करके पूछता है कि उसने टेरिया के साथ क्या किया। हीलर शांत स्वर में पूछता है, क्या टेरिया इस शरीर का असली मालिक था? जानवर मानो स्थिति समझ जाता है और अपने तेज पंजे निकालकर तैयार हो जाता है। क्रोध से भरा वुल्फ उस पर आरोप लगाता है कि उसने बस उसके दोस्त का शरीर चुरा लिया है। युवा लड़का तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जानवर उसकी बात नहीं सुनता और पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, माहौल में जबरदस्त तनाव है और वुल्फ हमला करने को तैयार है। हमारा हीरो चिल्लाता है, तभी सफेद वुल्फ उस पर छलांग लगाकर हमला करता है। बिना झिझक क्रीचर उसके बाजू को जोर से काट लेता है। काटने के बावजूद वो गंभीर और फोकस्ड नजर बनाए रखता है। वुल्फ एक पल के लिए रुक जाता है, अपने हमले के नतीजे से बेहद उलझा हुआ। वो उसके हाथ को लगातार काटता रहता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। हीलर हैरान होकर पूछता है, अचानक क्या हो गया? चूंकि काटने से कोई नुकसान नहीं हुआ, वुल्फ हमला रोक देता है और शिकायत करता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। हमारा हीरो उलझन में पड़ जाता है, क्या उसे अभी भी कोई चोट है? लेकिन असल में छोटा जानवर सिर्फ भूखा था और खाना मांग रहा था। स्थिति समझकर हीलर हल्की सी अजीब मुस्कान देता है। फिर वो अपनी बनाई हुई पोशन उसे परोस देता है और वुल्फ उसे तुरंत चट कर जाता है। युवा लड़का शक भरी नजर से उसे खाते हुए देखता है। छोटा वुल्फ स्वाद से हैरान होकर कहता है, ये पावर से भरी हुई है। हमारा लड़का और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। जैसे जैसे जानवर साफ बोलने लगता है, वो पूछता है, क्या कुत्ते ऐसा सूप पी सकते हैं? जानवर जवाब देता है कि वो कुत्ता नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं। युवा लड़का अविश्वास भरी नजर से उसे घूरता रहता है। वो उसके डॉग जैसे दिखने पर टिप्पणी करता है, जिसे वुल्फ नजरअंदाज कर देता है। फिर हमारा हीरो याद दिलाता है कि उसने पहले उसे काफी काटा था। वुल्फ माफी मांगता है और कहता है कि उसे एहसास नहीं था कि वो पूरा है। युवा लड़का पूरा का मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन जानवर कहता है कि उसे जल्द पता चल जाएगा। सोच में डूबा हुआ वो छोटे वुल्फ से एक और सवाल पूछने का फैसला करता है। वो पूछता है कि वो टेरिया के शरीर के साथ क्यों था। वुल्फ समझाता है कि टेरिया किसी वजह से चुना हुआ बच्चा था। वो कहता है कि उसकी मिशन उस लड़के की देखभाल और रक्षा करना था। हमारा हीरो कहता है कि उसे घबराना चाहिए, क्योंकि टेरिया अब जा चुका है। वुल्फ सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो सही कह रहा है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, शायद वही उस लड़के की डेस्टिनी थी। हमारा हीरो कहता है कि टेरिया 18 साल का था और जो हुआ वो दुखद है। इसलिए क्रीचर कहता है कि अब उसकी मिशन हमारे प्रोटैगनिस्ट का मार्गदर्शन करना है। युवा लड़का वही कहानी फिर से सुनकर थोड़ा थक जाता है। वो विषय बदलते हुए पूछता है, पहले वाला मॉन्स्टर आखिर था क्या? आखिर उसने कभी ऐसा फॉग क्रीचर नहीं देखा जो हीलिंग मैजिक से कमजोर हो। वुल्फ ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। उसे बस इतना याद है कि जब वो टेरिया को ढूंढने बाहर गया, तब अचानक उस पर हमला हुआ। डीमंस और अजीब मॉन्स्टर्स के प्रकट होने से हीलर तनाव में आ जाता है। क्रीचर उसे देखता है और पूछता है, क्या उसे डीमंस के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर वुल्फ गंभीर हो जाता है और सोचता है, क्या उन्होंने आखिरकार अपनी चाल चल दी है? जानवर कुछ देर चुप रहता है, जिससे हमारा हीरो और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। युवा लड़का आह भरता है और कहता है कि अगर वो बोलने वाला नहीं है तो रहने दो। इतना कहकर वो छोटे वुल्फ को थोड़े अटपटे तरीके से उठा लेता है। हीलर उसे दरवाजे तक ले जाता है और कहता है कि अब वो घर जा सकता है। फिर वो बताता है कि वो अगली सुबह एक यात्रा शुरू करने वाला है। युवा लड़का कहता है कि वो जहाँ भी जाए उससे उसका कोई लेना देना नहीं, ये उसकी नई जिंदगी है। लेकिन वुल्फ मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ इस यात्रा में जाएगा। आखिर वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाद में टेरिया का सामना नहीं कर पाएगा। हमारा हीरो कहता है कि उसे किसी गाड़ी
गार्डियन की जरूरत नहीं, वो इसके लिए बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन वुल्फ जोर देकर कहता है कि उसे उसके साथ रहना ही होगा, खासकर अगर डीमंस ने चाल चल दी है। तभी क्रीचर चमकने लगता है और कहता है कि जब वो चाहे तो काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हमारा लड़का उस रोशनी से चौंक जाता है। जानवर कहता है कि उसने अभी तक अपना ठीक से परिचय नहीं दिया। वो खुद को स्काई मैसेंजर्स क्लैन की ग्लाइसिया बताता है और उसे हवा में उठा लेता है। हमारा हीरो इस अचानक स्थिति पर थोड़ा मजबूर सी मुस्कान देता है। उसकी नीली आंख में आसमान का प्रतिबिंब झलकता है जब वो विशाल क्रीचर की पीठ पर उड़ रहा होता है। दोनों तेज रफ्तार से पूरे शहर के ऊपर उड़ते चले जाते हैं। उसे नीचे एक जोड़ा हाथ थामे सड़क पर चलते दिखता है। एक आदमी नाच रहा है और दूसरा जमीन से कुछ उठाने को झुका हुआ है। ग्लाइसिया सूटल से कहता है कि अगर उसकी इस यात्रा का कोई गोल है तो वो उसे इस्तेमाल करे, और इस तरह दोनों शहर के आसमान में उड़ते हुए क्षितिज की ओर बढ़ते जाते हैं। हीलर शब्द सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। उसे ये शब्द ज्यादा पसंद नहीं। आखिर ये शब्द उसे याद दिलाता है कि कैसे अतीत में उसका इस्तेमाल हुआ और उसे धोखा दिया गया। उसे अपने पुराने साथी याद आते हैं और कैसे उन्होंने उसे किनारे कर दिया था। लेकिन वो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता है जहां निगरानी के बदले उसे कुछ फायदे मिलते हैं। युवा लड़का सोचता है शायद अपनी नई जिंदगी में थोड़ा रोमांच जोड़ना बुरा नहीं होगा। मुस्कुराकर वो हामी भरता है और कहता है कि वो उसे बिना किसी हिचक के इस्तेमाल करेगा। ग्लाइसिया उनकी पहली डेस्टिनेशन पूछता है और हमारा हीरो जवाब देता है बैल्डारिया। वुल्फ उस शहर को पहचान लेता है। युवा लड़का आगे कहता है कि वो फिलहाल का फेरीज के शहर जाएंगे। इसके बाद वो बताता है कि उसे उस शहर की फिगर्स पसंद है। वुल्फ को ये शौक थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। युवा लड़का सोचते हुए सहमत है, लेकिन उसके दिमाग में और भी योजनाएं हैं। वो अच्छी लिकर पीना चाहता है और कुछ पागलपनी भरी मीट स्क्यूवर्स खाना चाहता है। हीलर चाहता है कि वो अपने शौक खुलकर बिना किसी चिंता के जी सके। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि वो अपनी खोई हुई छोटी छोटी खुशियां वापस पाना चाहता है। इसके बाद दोनों बाल्डेरिया शहर पहुंचते हैं, जहां सांझ के समय जबरदस्त भीड़ है। सड़कों पर लोग टहल रहे हैं और शहर की शांत रात का आनंद ले रहे हैं। हमारा हीरो हलचल और खाने के स्टॉल्स को उत्सुक नजरों से देखता है। ग्लाइसिया टिप्पणी करता है कि जगह काफी जीवंत है और इस नज़ारे से उत्साहित लगता है। युवा लड़का सहमत होता है और कहता है कि यहाँ की एनर्जी उसके पुराने रहने की जगह से अलग है। इसीलिए वो टेरिया के घर रुका था ताकि कुछ नए कपड़े ले सके। लेकिन क्रीचर कहता है कि उनका समय सीमित है और वे इसे बर्बाद नहीं कर सकते। वुल्फ मजाक में सुझाव देता है कि वह उसकी तरह फर इस्तेमाल कर ले। युवा लड़का जवाब देता है कि दुर्भाग्य से वह इंसान है। क्रीचर मुस्कुराकर पूछता है कि वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है। तभी वे एक दुकान के सामने पहुंचते हैं और ग्लाइसिया पूछता है क्या यही जगह है जहां वह आना चाहता था। युवा लड़का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन हैरानी से देखता है कि अंदर अंधेरा है और केवल एक महिला मौजूद है। महिला माफी मांगती है और बताती है कि दुकान आज के लिए अस्थायी रूप से बंद है। यह सुनकर हमारा हीरो थोड़ा हैरान और निराश हो जाता है। वह आह भरकर सिर हिलाता है और जाने की तैयारी करता है। महिला फिर कहती है कि दुकान लंबे समय तक नहीं खुलेगी। हमारा हीरो उलझ जाता है, आखिर बंद होने की वजह क्या है। वह समझाती है कि अब वे उस एनिमल पास्चर तक नहीं जा सकते जो पहले शांत जगह थी जहां जानवर खुलकर चढ़ते थे। अब रास्ते के बीच वाली गुफा में एक ड्रैगन ने डेरा डाल लिया है। युवा लड़का स्तब्ध रह जाता है और पूछता है क्या आपने सच में ड्रैगन कहा। महिला उदास चेहरे से सिर हिलाकर पुष्टि करती है। इतना कहकर दोनों विदा लेते हैं और बिना कुछ खरीदे दुकान से निकल जाते हैं। ग्लाइसिया टिप्पणी करता है कि वह सिर्फ ड्रैगन नहीं बल्कि एक रेयर वेरिएंट भी है। क्रीचर कहता है कि यात्रा की शुरुआत में ही रुक जाना उसकी बदकिस्मती है। युवा लड़का मुट्ठी भींच लेता है, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकता है। आत्मविश्वास से वह कहता है इसीलिए वह ड्रैगन को गिराने का सोच रहा है। वुल्फ यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है क्या वह पागल हो गया है। आखिर एक सामान्य ड्रैगन से लड़ने के लिए भी ए रैंक पार्टी या उससे ऊपर की जरूरत होती है। लेकिन हीलर जोर से कहता है कि असंभव चुनौतियां लेना इंसानी स्वभाव है। क्रीचर उसकी इस दीवानगी को अविश्वास से देखता है। ग्लाइसिया पूछता है क्या उसके पास जीतने का कोई मौका है। युवा लड़का कहता है कि ड्रैगन की स्पेशलिटी पॉइजन है जो उसकी हीलिंग के साथ कंपैटिबल है। लेकिन वह मानता है कि उसके अटैक मेथड्स अभी भी बड़ी समस्या है। वह बताता है कि उसकी स्केल्स ऑरिक एल्कम से भी ज्यादा सख्त हैं। ग्लाइसिया उसके अनुभव को नोट करता है। हमारा हीरो खुलासा करता है कि बहुत समय पहले वह ड्रैगन से कुछ बार लड़ा था, लेकिन उसे बस इतना याद है कि उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया और समय बेहद बुरा था। क्रीचर उलझ जाता है, ये बहुत समय पहले क्या है। युवा लड़का हंसता है और कहता है कि वह दिखने से कहीं ज्यादा उम्रदराज है। फिर वह स्वीकार करता है कि अगर वह अभी की तरह हमला करेगा तो ऑड्स उसके खिलाफ हैं। ग्लाइसिया उसे गंभीर नजर से देखता है जब वह कहता है कि उसे वेपन्स और इक्विपमेंट चाहिए, इसीलिए वो आर्मर लेना चाहता है।
वुल्फ को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। योजना तय कर दोनों शहर की एक वेपन शॉप पहुंचते हैं। हमारा हीरो अंदर जाता है और एक गंजा शॉपकीपर उसका स्वागत करता है। हीलर कहता है कि वो ड्रैगन हंट पर जा रहा है और पूछता है क्या उसके पास उसके लिए कोई हथियार है। दुकानदार ये सुनकर हैरान हो जाता है और ड्रैगन शब्द दोहराते हुए मुस्कुराता है। वो लड़के से कहता है कि ये छोड़ दे और अपने छोटे डॉग के साथ खेलने जाए। ग्लेसिया गुस्से से भर जाता है, लेकिन हमारा हीरो उसे शांत कर माफी मांगता है। युवा लड़का कहता है कि चिंता ना करें, उसके पास काफी पैसा है। इतना कहकर वो सिक्कों से भरा भारी थैला काउंटर पर फेंक देता है। शॉपकीपर उस थैले को शुद्ध हैरानी से घूरता है। वो सावधानी से बैग खोलता है, जबकि छोटा वुल्फ उसे गुस्से से देख रहा है। गंजा आदमी अंदर भरी रकम देखकर दंग रह जाता है। थैले में दर्जनों गोल्ड कॉइन्स भरे थे। अविश्वास में वो एक कॉइन उठाकर असली होने की जांच करता है। सोने का सिक्का उसकी हथेली में चमकता है, जिससे हमारा हीरो भी थोड़ा हैरान होता है। उसका रवैया तुरंत बदल जाता है और वो कहता है युवा को ये पहले बता देना चाहिए था। वो तुरंत 100 साल पुराने स्पिरिट ट्री से बने स्टाफ की सिफारिश करता है। हमारा लड़का हंसता है और सोचता है मॉन्स्टर हंट करना वाकई अच्छा विचार था। शॉपकीपर बड़ी मुस्कान के साथ और भी कई इक्विपमेंट दिखाता रहता है, लेकिन तभी युवा लड़के की नज़र एक चीज पर टिक जाती है। दुकानदार सावधानी से एक स्वॉर्ड उठाता है। उसकी नीली आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि हथियार तेज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। हीलर स्वॉर्ड पकड़ लेता है और शॉपकीपर उसके चयन की तारीफ करता है। वो बताता है कि ये रेयर और एस्प से बनी है। स्वॉर्ड से हल्की नीली ऑरा निकलती है और इसकी मैजिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। शॉपकीपर पूछता है वो कहाँ से है, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो नोट करता है कि युवा अच्छी तरह कपड़े पहने हैं और उसका डॉग भी गरिमामय लगता है। इस पर हमारा हीरो कहता है वो इसे खरीदेगा। ग्लेसिया पूछता है क्या उसे स्वॉर्ड चलानी आती है। युवा लड़का सच स्वीकार करता है कि उसने कभी ऐसा वेपन नहीं पकड़ा। उसे याद आता है कि स्वॉर्ड्स रेडियन की स्पेशलिटी थी, लेकिन उसे ये काफ़ी कूल लगती है। ये सुनकर ग्लेसिया कहता है उसका पैसा है, वो जो चाहे करे। हीलर नई स्वॉर्ड पीठ पर टांगे उत्साहित होकर दुकान से निकल जाता है। इसके बाद दोनों उस जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां ड्रैगन छिपा है। वहां पहुंचकर वे एक गुफा देखते हैं जिसके आसपास हर तरफ पॉइजन के तालाब हैं। पॉइजन अफवाहों से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हरे रंग की ऑरा उसके पैरों की रक्षा करती है। सफेद क्रिएचर के चारों ओर हरी हीलिंग ऑरा फैल जाती है। बैटल की तैयारी में स्किल एक्टिव होते ही हीलिंग इफेक्ट लगातार बना रहता है। वो पूछता है क्या वुल्फ घबराया हुआ है, लेकिन युवा लड़का कहता है वो बिल्कुल नर्वस नहीं है, असल में वो बेहद एक्साइटेड है। ग्लेसिया कहता है ये अच्छा है, क्योंकि उसे इस बैटल से बड़ी उम्मीदें हैं। सब कुछ तैयार होने पर हीरो मुड़ता है और अपने पार्टनर के साथ अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। क्रिएचर अंधेरे में घूरता है, उस पावर के बारे में सोचते हुए जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। आखिर यही उस लेजेंडरी स्किल की असली प्रकृति है, जो हर 1000 साल में एक बार प्रकट होती है। और इस ड्रैगन हंट के साथ वो अंततः उसकी सच्ची एसेंस को वेरीफाई कर पाएगा। बात 2 साल पहले की है, जब शेरों ने खतरे के खिलाफ अपनी पर्पल पावर्स का यूज किया। तभी अंधेरे में चमकता हुआ एक विशाल ड्रैगन प्रकट होता है, जिसके पिंक स्केल्स और लाल आंखें थी। खुले मैदान में मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो चुकी थी। एडवेंचरर्स की टीम उस जायंट बीस्ट के आमने सामने थी। उसी वक्त सोटल के हाथ एक पावरफुल रेस्टोरेशन स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपनी एंजेलिक हीलिंग मैजिक से अपने घायल साथी की ताकत वापस लाता है, लेकिन रेडियन अपनी सॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है। वो उस फ्लाइंग मॉन्स्टर की सख्त खाल को चीरने के लिए पूरी तरह तैयार था। अमीरा मैजिकल वर्ड्स चिल्लाती है। वो उस विंग्ड दुश्मन पर फायर अटैक करने की तैयारी करती है। क्रीचर के ठीक सामने एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। वहीं वॉरियर एक आखिरी एरियल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। इस पर वो जायंट बीस्ट इंसानों को गुस्से और नफरत से घूरता है। उनकी औकात देखकर वो भड़क जाता है। रेडियन फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके फिजिकल अटैक्स का बीस्ट पर कोई असर नहीं हो रहा। सॉर्ड्समैन चिल्लाता है कि ऐसे तो वो जीतने से पहले ही थक कर मर जाएंगे। तभी चश्मे वाली सॉर्सरेस तुरंत रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है। जान बचाना जरूरी था। ट्रियो का लीडर शॉक था। उसे पता चल चुका था कि वो अकेला इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। वो चुपचाप एक कदम पीछे लेता है। उसके दिमाग में अपनी ही टीममेट के खिलाफ एक बुज़दिल प्लान चल रहा था। कमजोर लड़का उस ब्लॉन्ड आदमी को आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर नफरत और शैतानी थी। फिर वो जालिम आदमी सोटल का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर उसमें बोलने की ताकत है तो अब उसे कुछ काम आना चाहिए। वो बेचारे हीलर को सीधा खतरे की तरफ फेंक देता है, सिर्फ थोड़ा वक्त बचाकर वहां से भागने के लिए। शियरो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड थी। अपने ही साथी की ऐसी बेरहमी।
लेकिन रेडियन एक शैतानी स्माइल देता है। उसे पहले से उम्मीद थी कि लीडर उस यूजलेस लड़के के साथ यही करेगा। आखिर में सोटल जमीन पर अकेला गिर जाता है। बाकी सब उसे वहां एक सिंपल बेट की तरह छोड़कर भाग निकलते हैं। लड़का डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। उसे अपनी पिछली जिंदगी और उस दिन का खौफ याद आने लगता है। उसे याद आता है कैसे उस क्रीचर ने अपना बड़ा मुंह खोला था। उसे बिना किसी रहम के जिंदा निगलने के लिए तैयार था। मौत को सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को बीस्ट के वेनमस अटैक से बचाने के लिए अपनी एंजल्स हीलिंग का यूज किया। उस ब्लो के फोर्स से हीलर दूर जा गिरा, लेकिन फिर भी उसने खड़े रहने की कोशिश की। पागलों की तरह उसने कई फेरी हीलिंग पोशंस पी लिए। वो उस जायंट क्रीचर से हारना नहीं चाहता था। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। हमारा हीरो और उसका फरी पार्टनर दुश्मन की डार्क केव के एंट्रेंस पर खड़े हैं। उसे याद आता है कि उस वक्त वो इतना बुरी तरह घायल था कि सो भी नहीं पाता था। उसने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं। ग्लेशिया पूछता है कि क्या वो सच में अंदर जा रहा है। वुल्फ कहता है कि वो टेरिया वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने नए टीममेट का डिटर्मिनेशन समझ जाता है। वो शांति से हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद दोनों उस खतरनाक केव में एंटर करते हैं। वहां हर तरफ पर्पल पॉइजन के पूल्स भरे हुए थे। जमीन पर जहर उबल रहा था। छत से जहर की बूंदें टपक रही थी। माहौल बेहद डेडली हो चुका था। लड़का वार्निंग देता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि ड्रैगन की सांस भी खतरनाक हो सकती है। व्हाइट क्रीचर डर जाता है। वो कंप्लेन करता है कि अंदर आने से पहले ये बात बतानी चाहिए थी। हमारा हीरो मुस्कुराता है। वो वुल्फ को डरने से मना करता है, क्योंकि फुल ऑटो स्किल उस पर भी असर करती है। उसे समझ आता है कि ये एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, उसके और उन सभी एलाइज के लिए जिन्हें वो नेम से पहचानता है। ग्लेशिया ये सुनकर सुपर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि अब उसे बस हीलर की पावर पर ही भरोसा है। ये जोड़ी उस सिनिस्टर केव में और अंदर बढ़ती है। वहां एक बेहद डराने वाला पर्पल ऑरा था। वो बहुत संभल कर चल रहे थे। उस जाइंट मॉन्स्टर से आमने सामने की पूरी तैयारी थी। तभी अचानक जानवर सामने किसी चीज को घोंटने लगता है। उसके चेहरे पर खौफ और पैनिक था। हमारा लड़का आने वाले खतरे को सेंस कर लेता है। वो चिल्लाता है और अपने पार्टनर को सरप्राइज अटैक से बचने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट तेजी से रिएक्ट करता है। वो ग्लेसिया को धक्का देकर दूर फेंकता है और ड्रैगन के टेल अटैक को डिफेंड करता है। जहर से भरी हुई पूंछ हवा को चीरती हुई आती है और आखिरकार वो क्रीचर उस अंधेरी केव में पूरी तरह रिवील हो जाता है। मॉन्स्टर की पूरी बॉडी पर्पल गू से ढकी थी। उसकी लाल आंखों में बैटल की प्यास चमक रही थी। पर इतने खतरे के बाद भी हमारा हीरो शांत रहता है। वो एक सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ उस बीस्ट का सामना करता है। ड्रैगन अपनी पूंछ से दोबारा एक पावरफुल अटैक करता है। वो लड़के को एक ही झटके में कुचलना चाहता था। इस अटैक के इम्पैक्ट से धूल और पॉइजन का एक बादल उड़ता है, जो सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट से जा टकराता है। जहर हर तरफ फैल जाता है। प्रोटेक्शन के बावजूद लड़के को उस क्रोजिव अटैक का दर्द महसूस होता है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ ऑटो हील इस पॉइजन की ताकत झेलने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी फेरी हीलिंग का यूज करता है। वो डैमेज से बचने के लिए एक ग्रीन एनर्जी बैरियर बनाता है। वो स्पेल की पावर देखकर हैरान था। उसे एहसास होता है कि उसका नया वेपन उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतर है। बीस्ट गुस्से से दहाड़ता है, पर हमारा लड़का बिना डरे दुश्मन की पावर की तारीफ करता है। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो अपनी नई स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ता है। अब वक्त था काउंटर अटैक का। वो कहता है, अगर ड्रैगन को लगता है कि वो मुझे रोक लेगा तो वो गलत है, क्योंकि वो अपना सेकंड चांस किसी हाल में नहीं खोएगा। मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। वो उसे चैलेंज करने वाले इस एडवेंचरर को खत्म करने के लिए तैयार था। ग्लेसिया पैनिक करने लगता है, क्योंकि लड़के ने पहले कभी स्वॉर्ड यूज नहीं की थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि लड़के का प्लान क्या है। तभी हमारा हीरो बिना म्यान से निकाले स्वॉर्ड को ऐसे उठाता है जैसे वो एक बड़ा वुडन क्लब हो। वो अपनी क्लब स्किल का यूज करता है और म्यान वाली स्वॉर्ड से ही ड्रैगन के सर पर एक जोरदार ब्लो मारता है। लिटिल वुल्फ ये सीन देखकर पूरी तरह शॉक था। उसे अपने पार्टनर से ऐसे बिजार मूव की उम्मीद नहीं थी। उस ब्लो का कोई असर नहीं होता। बीस्ट दहाड़ता है और लड़का मान लेता है कि उसका प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वुल्फ चिल्लाता है, ये एक स्वॉर्ड है, तुझे इसे म्यान से निकालना होगा। हमारा हीरो हंसता है और उसकी बात से अग्री करता है। फिर ड्रैगन एक और पॉइजनस अटैक करने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलता है। वो स्लाइमी बीस्ट हमारे हीरो की तरफ ग्रीन वेनम का एक धमाका छोड़ देता है। फिर भी लड़का एक सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ आगे बढ़कर अटैक का सामना करता है। वेनम सीधा उसे हिट करता है और उसे पूरी तरह एक टॉक्सिक और डेडली क्लाउड में घेर लेता है। उस वक्त ग्लेशिया पैनिक में अपने पार्टनर का नाम चिल्लाता है। उसे सबसे बुरे की आशंका हो रही थी। पूरी केव में गाढ़ा ग्रीन धुआं भर गया था। प्रोटैगनिस्ट का कोई नामो निशान नहीं था। पर थोड़ी देर में धुआं छटने लगता है और लड़के का सिलवट नजर आते ही लिटिल वुल्फ राहत की सांस लेता है। वो अपनी नंगी और चमकती हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है और कहता है, ये थोड़ा क्लोज था। वुल्फ शॉक था। वो सोचता है कि क्या इसने रिफ्लेक्स में हीलिंग मैजिक से पॉइजन को नलिफाई कर दिया।
हमारा हीरो रियलाइज करता है कि उसकी कास्टिंग स्पीड ऑफ द चार्ट्स हो चुकी है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसकी नई स्वॉर्ड की ब्लेड इंटेंस ब्लू लाइट से चमक रही थी। वो उसकी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसे समझ आता है कि मयान पिघल चुकी है, लेकिन ब्लेड उसकी हीलिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये सच में इनक्रेडिबल था। ग्लेशिया दौड़कर उसके पास आता है, ये देखने की वो ठीक तो है। हीलर कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें आराम करने का मौका दिए बिना मॉन्स्टर अपने शार्प क्लॉस के साथ अगले स्ट्राइक के लिए झपट्टा मारता है। इसके साथ ही हमारा हीरो काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड को घुमाता है। वो ड्रैगन से शांत होने को कहता है, क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहा था। फिर लड़का अपनी ब्लू ग्लोइंग स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है, उस जायंट मॉन्स्टर को काटने के लिए बिल्कुल तैयार। उसकी नई पावर की मैनिफेस्टेशन के रूप में एक डार्क मस्कुलर फिगर प्रकट होती है। अपने चेहरे को छुपाए हुए वो अपनी एबिलिटीज की लिमिट दिखाने के लिए तैयार था। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो अपनी नई मैजिक स्वॉर्ड की फुल पावर यूज करने को तैयार था। तभी हमारा हीरो सोचता है कि आखिर ये अजीब सी सेंसेशन क्या है। उसके बाद वो स्वॉर्ड लेकर दुश्मन की तरफ एक तेज और प्रिसाइज मूवमेंट के साथ चार्ज करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही है, जैसे उसे याद हो कि फाइट कैसे करनी है। पलक झपकते ही वो ड्रैगन का हाथ एब्सर्ड ईज के साथ काट डालता है। लड़का फिर एक बार बीस्ट को पियर्स करता है, जैसे वो प्योर इंस्टिंक्ट पर एक्ट कर रहा हो। उसकी आंखें ब्लू ग्लो करती हैं। वो कहता है कि उसने फाइट में ये मूव पहले भी देखा है। अगले अटैक की तैयारी करते वक्त उसकी स्वॉर्ड तेजी से ग्लो करने लगती है। लड़के के दिए गए गहरे कट के दर्द से मॉन्स्टर दहाड़ उठता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो स्लाइमी क्रीचर हार नहीं मानता और खड़ा रहता है। हमारा हीरो शांति से और बेहद सीरियस लुक के साथ उस घायल ड्रैगन का सामना करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है। ऐसा लगता है उसे आखिर समझ आ गया है कि क्या चल रहा है। उसे एहसास होता है कि इस बॉडी में अभी भी टेरिया की विल बची हुई है। उसे याद आता है कि टेरिया एक एफ रैंक स्वॉर्ड्समैन था और उसकी बॉडी में उसकी मेमोरीज हैं। अब उसे उस अजीब फीलिंग का मतलब समझ आ गया था। ये उस लड़के की लड़ने की विल थी। हीलर तब टेरिया को आवाज लगाता है और कहता है कि अब से वो दोनों मिलकर फाइट करेंगे। ड्रैगन अपनी लाल, गुस्से और नफरत से भरी आंखों से युवा लड़के को घूरता है। अब दोनों उस अंतिम टकराव के लिए तैयार हैं जो इस लड़ाई की किस्मत तय करेगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें और उसकी स्वॉर्ड तेज नीली रोशनी से चमक उठती हैं। विशाल बीस्ट दर्द और झुंझलाहट में दहाड़ता है, मानो अपनी सीमा तक पहुंच चुका हो। लेकिन अचानक मॉन्स्टर एक अप्रत्याशित चाल चलता है और युवा लड़के को चौंका देता है। अपने पंख फैलाकर वो दोनों की ओर पूरी रफ्तार से झपटता है, जबकि छोटा वुल्फ के दिमाग में कोई साहसी और चालाक योजना चल रही होती है। अचानक ड्रैगन मुड़ता है और लड़ाई से दूर उड़कर भागने की कोशिश करता है। ग्लेसिया उसके पूंछ को दांतों से पकड़ लेता है और उसके साथ ही हवा में घसीटा जाता है। क्रीचर तेज रफ्तार से गुफा से बाहर निकल जाता है और हीरो का पार्टनर उसके साथ आसमान में उड़ रहा होता है। वो खुले आकाश में ऊंचा उठता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन से सब कुछ देख रहा है। वुल्फ गुस्से से भर जाता है, क्योंकि ड्रैगन उसे एक साधारण जानवर समझ रहा है। वो अपनी पीठ पर बंधे बैरल का इस्तेमाल करके दुश्मन का मुंह जबरन खोल देता है। दांत दिखाते हुए सफेद क्रीचर साफ कर देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। इतना होते ही जायंट बीस्ट उसे छोड़ देता है और छोटा वुल्फ नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। हमारा हीरो नीचे से ये सब देखता है, समझ नहीं पाता कि उस पल क्या करे। ग्लेसिया अपने पार्टनर का नाम पुकारता है और तुरंत मदद मांगता है। वो उसे बैटल के लिए बुलाता है और कहता है कि अब उन्हें पूरी ताकत से लड़ना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सटीक छलांग लगाकर हवा में अपने पार्टनर पर सवार हो जाता है। अब दोनों मिलकर साबित करेंगे कि आसमान सिर्फ ड्रैगन का नहीं है। युवा लड़का हंसता है और वुल्फ पर हीलिंग इस्तेमाल करता है, जिसे डॉग कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। ग्लेसिया खुद को स्काई फेरर बताता है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। दोनों उड़ते हैं और हीलर हवा से ही विंग्ड मॉन्स्टर पर वार करता है। वो कहता है कि अगली बार उन्हें थोड़ा आराम से लेना चाहिए। हमारा हीरो चिल्लाकर कहता है कि बाद में वो स्काई फेरर्स की पूरी कहानी सुनना चाहेगा। इतना कहकर वो ड्रैगन की ओर गोता लगाता है, अंतिम वार के लिए तैयार। उसकी स्वॉर्ड तीव्र चमकती है जब वो मॉन्स्टर की मोटी स्केल्स को भेदने की तैयारी करता है। तेज धार जायंट बीस्ट को चीर देती है और एक शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा बाहर निकलती है। वो स्वॉर्ड को मजबूती से थामे रहता है, जबकि ड्रैगन का शरीर जमीन की ओर गिरने लगता है। एक सटीक वार में मॉन्स्टर का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। हमारा हीरो कहता है कि किसी दिन वे बैठकर शांति से सब कुछ बात करेंगे।
मुस्कुराते हुए वो कहता है कि इस जिंदगी में उनके पास बहुत समय है। लड़ाई के बाद ड्रैगन का शरीर नदी में पड़ा है और हमारा हीरो एक चट्टान पर बैठकर आराम कर रहा है। वो पानी को सोचते हुए देखता है, अभी अभी हुई घटनाओं को समझने की कोशिश करता हुआ। तभी उसका पार्टनर उसके पास आता है और वो सीने में जीत का एहसास लिए आसमान की ओर देखता है। वो स्वॉर्ड पकड़कर खुद से कहता है कि आखिरकार उसने क्रीचर को हरा दिया अपने हाथों से, और उसी स्वॉर्ड के साथ उसने अपनी पहली बड़ी चुनौती अकेले पार की। ये उसकी पहली व्यक्तिगत जीत थी और साथ ही टीरिया की जिंदगी का भी प्रमाण। वो युवा जो उसके पास ही गुजरा था, उसकी यादें अब भी इस शरीर में दर्ज हैं। ये सोचकर वो स्वॉर्ड की पकड़ को और मजबूती से थाम लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे इस नए मौके और युवा की याद को महत्व देना होगा। अब वो कोई बोझ या डेड वेट नहीं रहा, क्योंकि उसने अकेले ड्रैगन को हरा दिया है। ग्लासिया पूछता है, क्या वे अब निकल रहे हैं? हमारा हीरो गंभीर चेहरे से हाँ में सिर हिलाता है। वो कहता है कि अब से वो बढ़ता रहेगा ताकि अपने और टेरिया के पछतावे मिटा सके। इस जीत के साथ उसकी फुल ऑटो स्किल लेवल अप हो जाती है और उसके सभी स्टैट्स एक साथ इंप्रूव हो जाते हैं। ये देखकर ग्लासिया परिणाम से संतुष्ट दिखता है। युवा लड़का अब भी टेरिया की मौजूदगी अपने पास महसूस करता है, जैसे बैटल ने उन्हें जोड़ दिया हो। वुल्फ पछतावे भरी आवाज में अपने पुराने दोस्त का नाम पुकारता है। वो मानता है कि वो गलत था और इसी वजह से उसने टेरिया को खो दिया। लेकिन अब वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। इसलिए वो वादा करता है कि वो हमारे हीरो का मार्गदर्शन करेगा ताकि मिलकर वे उस युवा सोर्ट्समैन की इच्छा पूरी कर सकें। दृढ़ नजर से क्रीचर कहता है कि इसके लिए उसे भी भविष्य की तैयारी करनी होगी। दृश्य बदलता है। बैल्डेरिया शहर में रात शांति से घरों पर उतरती है। ऊपर से एक रहस्यमयी चोगा पहने आकृति शहर को एक भयावह नीली क्रिस्टल बॉल से देखती है। उस फियर में वो हमारे हीरो और उसके पार्टनर की ड्रैगन पर जीत की छवि देखती है। वो अजीब अस्तित्व कहता है कि एक इंसान के लिए वो युवा प्रभावी है, लेकिन अभी भी काफी नहीं। एक इशारे से वो ठंडे भाव से क्रिस्टल स्फीयर को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर वो आकृति छत पर बैठकर दुष्ट नजरों से शहर को देखती है। वो अपनी लाल आंखें और खतरनाक मुस्कान दिखाते हुए कहता है, उस युवा ने उसे परेशान कर दिया है। इस बीच शहर में रात शांति से आगे बढ़ती है और बैंगनी आसमान में तारे चमक रहे हैं। दृश्य बदलता है और अब एक भीड़भाड़ वाले टैवन का साइन दिखता है, जो लोगों से खचाखच भरा है। अंदर हमारा हीरो और उसका पार्टनर एक टेबल पर बैठे जगह का आनंद ले रहे हैं। शॉप लेडी उन्हें ड्रैगन को हराकर उसका बिजनेस बचाने के लिए धन्यवाद देती है। युवा लड़का शांति से खाना खा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका पार्टनर भी उसी टेबल पर मजे से खा रहा है। वो महिला से कहता है कि चिंता ना करे, उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो करना चाहता था। टैवन में ओनर युवा लड़के और सफेद वुल्फ का इतने विनम्रता से जॉब स्वीकार करने के लिए आभार जताती है। वो बताती है कि ड्रैगन हार चुका है और स्थानीय लाइफ स्टॉक, भले ही उनका काफी वजन घट गया, लेकिन बच गए। आह भरते हुए महिला स्वीकार करती है कि पहले कोई उसकी क्वेस्ट स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए वो रेस्टोरेंट बंद करने को तैयार थी। युवा एडवेंचरर खाते खाते कहता है कि इतनी अच्छी जगह बंद करना बहुत बड़ा नुकसान होता। ओनर दिल से उसे धन्यवाद देती है और गहरी कृतज्ञता से हीरो को देखती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि भविष्य में फिर आएं, क्योंकि उन्होंने अभी इस जगह की हर खासियत नहीं देखी। मुस्कुराते हुए काले बालों वाला युवक जवाब देता है कि वो जरूर लौटेगा, क्योंकि वो हाउस स्पेशल्स और चखना चाहता है। जगह का माहौल बेहद दोस्ताना है। बाकी ग्राहक भी शांत गांव में आरामदायक शाम बिता रहे हैं। उसी समय युवा लड़का एक और मांस का टुकड़ा खा जाता है और महसूस करता है कि उसकी भूख का कोई अंत नहीं। वो सोचता है कि जवान होना सच में दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। तभी उसका भरी पार्टनर उसे जोर से पुकारता है। सफेद जानवर रोस्टेड मीट से बेहद खुश है और जल्दी से टेबल पर और खाना मांगता है। प्रोटैगनिस्ट एक और प्लेट थमाते हुए उसे चेतावनी देता है कि डिनर में ज्यादा मत खा लेना। इन अब भी चहल पहल से भरा है और यात्री खाना खत्म कर अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने माउंट पर सवार होकर चांदनी रात में खेतों को पार करते हैं। एक शांत नदी के पास से गुजरते हुए पूछता है, क्या अगली डेस्टिनेशन सच में फिलियार का है, फेरी सिटी, जहां एक मशहूर मेजर इवेंट होने वाला है? वो एक मैजिक परफॉर्मेंस है जिसमें भरे हुए अरीना के बीच एक डांसर अविश्वसनीय मूव्स दिखाता है। लेकिन भरी बीस्ट पूछता है, ऐसी मैजिक ट्रिक्स देखने का क्या फायदा जिनका कोई उपयोगी मकसद नहीं? मुस्कुराकर हीरो कहता है, ऐसा मत कहो, पास से देखोगे तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अचानक एक तेज स्पीयर हवा चीरते हुए उनके चेहरों के बेहद करीब से निकल जाती है। दोनों दोस्त सदमे में एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन पर सरप्राइज अटैक हुआ है। उसी पल अंधेरे जंगल के बीच एक ब्लॉन्ड आर्चर दिखाई देती है।
जो रास्ते पर नजर रखे हुए थी। फिर वो लड़की उनके सामने आ जाती है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन वो तुरंत घबराकर माफी मांगने लगती है कि उसका घातक वार लगभग उन्हें लग गया था। युवा महिला साफ दिखाती है कि वो बेहद शर्मिंदा और परेशान है। वो गहराई से झुककर कई बार कहती है कि वो उन्हें डराने के लिए बहुत माफी चाहती है। प्रोटैगनिस्ट उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि सब ठीक है। कुछ शांत होकर ब्लॉन्ड लड़की धन्यवाद देती है और कहती है कि अपने पहले ही दिन वो लगभग क्रिमिनल बन जाती। ये सुनकर युवा लड़का हल्का अटपटा चेहरा बना लेता है। नई एडवेंचरर की इस स्वीकारोक्ति पर, जो थोड़ी अनाड़ी लगती है, लड़की अपने कठोर और घिसे हुए हाथों की ओर देखती है, लकड़ी के बो को कसकर पकड़े हुए। लेकिन हीरो देखता है कि आज की ट्रेनिंग के अत्यधिक प्रयास से उसकी उंगलियां खून से भीग गई हैं। युवा लड़का पूछता है क्या इस हालत में उसे इतनी जल्दी कोई जरूरी काम है। आर्चर हैरानी से उसे देखती है, समझ नहीं पाती कि उसकी अचानक चिंता का क्या जवाब दे। फिर भी वो दर्द छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। काले बालों वाला युवक उसे गंभीर नजर से देखता है और समझ जाता है कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। उसे अपना अतीत याद आता है, कठिन जिंदगी, वही संघर्ष, और वो खुद को उसमें देखता है। इससे पहले कि वो चली जाए, एडवेंचरर उसे एक पल रुकने को कहता है। वो उसका घायल हाथ पकड़कर बो स्ट्रिंग से बने गहरे कट्स को ध्यान से देखता है। हीलर अपनी फेरी मैजिक का इस्तेमाल करता है और चमकीली हरी रोशनी उसकी पूरी हथेली को ढक लेती है। मैजिकल एनर्जी तुरंत काम करने लगती है, सारे घाव बंद हो जाते हैं और ब्लॉन्ड लड़की की थकान दूर हो जाती है। लड़की स्तब्ध रह जाती है, उसके हाथ इतनी जल्दी और प्रभावी तरीके से हील हो गए। युवा लड़का कहता है कि वो खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रही है। वो समझाता है कि परिणाम ना दिखने का डर भयानक हो सकता है। अपने अतीत को याद करते हुए वो चेतावनी देता है कि सिर्फ विल पावर से चीजें थोपना शरीर और मन दोनों को तोड़ सकता है। आर्चर ध्यान से सुनती है जब वो पूछता है क्या इस हालत में वो सच में कुछ हासिल कर सकती है। युवा महिला सहमत होती है और मानती है कि वो जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रही थी। प्रोपैगनिस्ट कहता है कि अच्छे आराम के बाद शायद वो बो और बेहतर चला सके। मुस्कुराकर वो बताता है कि वो फिलियोका जा रहा है और पूछता है क्या वो वहीं रहती है, क्योंकि वो वहीं ट्रेनिंग कर रही थी। नर्म स्वर में वो पूछता है क्या वो घर लौटते समय थोड़ी देर उसके साथ चल सकता है। अचानक मिले इस निमंत्रण से युवा महिला थोड़ी चौंकती है, लेकिन साथ होने के विचार को नकारती भी नहीं। मुस्कुराकर वो हामी भरती है और जंगल में मिले इस नए दोस्त की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देती है। लेकिन तभी युवा लड़का ये जानकर स्तब्ध रह जाता है कि ल्यूमिना फिगर इवेंट, जिसे वो देखने के लिए इतना उत्साहित था, रद्द कर दिया गया है। वो लड़की से पूछता है कि क्या ये सैड न्यूज़ सच है। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लूसिया कंफर्म करती है और बताती है कि फेरी प्रिंसेस मैरिस अब किसी अननोन रीजन से परफॉर्म नहीं कर सकती। वो कमेंट करती है कि ये लड़का बहुत अनलकी है, ऐसा लग रहा था कि उसकी जर्नी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। फिर ब्लॉन्ड लड़की ग्लासिया के सर पर हाथ फेरती है। वो कहती है कि ये लिटिल डॉगी भी शो का वेट कर रहा था। ये देखकर हीरो को रियलाइज होता है कि बाकी लोग उसके बोलने वाले फरी पार्टनर की आवाज नहीं सुन सकते। तभी लूसिया पूछती है कि क्या सोटेल लुमिना फिगर परफॉर्मेंसेस का बहुत बड़ा फैन है जो वो इतना अपसेट है। वो एक्साइटमेंट के साथ हाँ कहता है और शो की मैजिकल टेक्निक्स और डेलिकेट बॉडी मूवमेंट्स की बहुत तारीफ करता है। उसी वक्त हमें एक मैजिकल स्टेज पर उन डांसर्स की परफॉर्मेंस दिखती है जिन्होंने पर्पल ड्रेसेस पहनी थी। फिर लड़का स्माइल करके कहता है कि वो परफॉर्मेंसेस एक मुकम्मल और खूबसूरत आर्ट का रूप है। वो आखिर में कहता है कि एक तरह से लुमिना फिगर उसके लिए एक होप की तरह है। ये सुनकर ब्लॉन्ड लड़की सरप्राइज हो जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ लुमिना परफॉर्मर्स ने फाइटिंग छोड़ दी थी और वो उनके साथ एक कनेक्शन फील करता है। लड़के को याद आता है कि गिल्ड में लेवल अप करने के लिए हीलर्स को भी अटैक मैजिक आनी चाहिए, पर उसने कितनी भी ट्रेनिंग की, वो खुद को डिफेंड करने के लिए कभी कोई ऑफेंसिव स्पेल नहीं सीख पाया। ब्लॉन्ड लड़की उसकी स्टोरी सुनकर कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या है, लेकिन उन परफॉर्मर्स को स्टेज पर देखकर उसे करेज मिलती है। ये उसे उसके पुराने डार्क डेज से बाहर निकालती है। एक स्माइल के साथ लूसिया कहती है कि उसकी बातें उसकी उम्र से बिल्कुल मैच नहीं करती। फिर वो उसे उसके ही वर्ड्स याद दिलाती है कि किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सोटेल स्माइल करता है और मानता है कि उसकी दी हुई एडवाइस बिल्कुल सही थी। फिर वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि आखिर डांसर मैरिस अब इस इवेंट में परफॉर्म क्यों नहीं कर सकती। प्रोटैगनिस्ट एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी नई कंपेनियन के जवाब का वेट कर रहा था। एक सैड लुक के साथ आर्चर सच बताती है, मैरिस एक सीरियस बीमारी से जूझ रही थी। ये एक ऐसी इलनेस थी जो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती थी। इसके लिए एक स्पेशल मॉन्स्टर से मिलने वाले मटेरियल की जरूरत थी। इसलिए लड़की अपनी मुट्ठी भेजती है। वो कहती है कि वो अपनी सिक फ्रेंड के लिए ही इतनी मेहनत कर रही थी। फिर लड़का सब कुछ समझ जाता है
वो पूछता है कि क्या इसलिए वो बो और एरो के साथ ऐसी डेंजरस ट्रेनिंग कर रही थी। वो स्माइल करके हाँ कहती है। उसे पता था कि यह नामुमकिन है, पर फिर भी उसे कोशिश करनी थी। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ ब्लॉन्ड लड़की बताती है कि वो उसकी एक इकलौती सबसे अच्छी दोस्त है। हीलर आंखें बंद करके स्माइल करता है। वो कहता है कि वो ये सब करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद वो पूछता है कि आखिर उस इलनेस का क्योर बनाने के लिए एग्जैक्ट मटेरियल क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट का नेम सुनकर लड़का थोड़ी अजीब सी हंसी हंसता है। ये नेम उसे बहुत फेमिलियर लग रहा था। लड़की को उसका ये रिएक्शन अजीब लगता है, पर तभी हीरो कहता है कि उनके पास ड्रैगन लिवर है। वो लड़का ब्लॉन्ड लड़की को ड्रैगन लिवर दिखाता है। वो पूछता है कि क्या इससे मैरिस की जान बच सकती है। ये सुनकर आर्चर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से उस आइटम को घूरती रह जाती है। हीरो उस पिंकिश ऑर्गन को ऊपर उठाता है और कहता है ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं खुद लाया हूँ। फिर सीन फिलियाल्का सिटी की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ के मैजिकल नाइट ने घरों को एक पर्पल ग्लो से कवर कर रखा था। अंदर हम मैरिस को बेड पर लेटे हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर लाल निशान उसकी इलनेस का असर दिखा रहे थे। लूसिया भागती हुई कमरे में आती है और डॉक्टर एलिनोर को बुलाती है, जो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वेट कर रही थी। ब्राउन हेड डॉक्टर उस लड़की को एक काम और प्रोफेशनल लुक से देखती है। डॉक्टर बेड के पास बैठती है। तभी ब्लॉन्ड लड़की अपनी ग्रेट न्यूज़ सुनाने आगे आती है। खुशी से रोते हुए लूसिया वो ड्रैगन लिवर दिखाती है, जो उसे अपनी फ्रेंड के क्योर के लिए मिला था। दरवाजे से हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप देख रहा था। सफेद कोट वाली वो औरत उस आइटम को एक बहुत ही सस्पिशियस सरप्राइज से देखती है। हीलर एक सीरियस और चौंकाने लुक के साथ उन दोनों की इस बातचीत को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वो पूछता है कि क्या सच में इतना काफी है इस लड़की को ठीक करने के लिए। डॉक्टर लूसिया को गले लगाती है और कहती है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ये तो बहुत वंडरफुल न्यूज़ है। लड़का दूर से ये सीन देखता है जहां ब्लॉन्ड लड़की राहत की सांस लेते हुए उस औरत के कंधे पर रो रही थी। पर हमारा हीरो इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तभी डॉक्टर एक बहुत अजीब और मिस्टीरियस लुक देती है। इससे रूम का माहौल बेहद टेंस हो जाता है। आंखों में आंसू लिए आर्चर पूछती है कि क्या इसका मतलब उसकी फ्रेंड अब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कंफर्म करती है कि वो उसकी जान बचा लेगी। लूसिया खुशी से झूम उठती है। यही न्यूज़ तो वो सुनना चाहती थी। एलिनोर फिर लड़के की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वही ये आइटम लाया है। वो कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। डॉक्टर एक सस्पिशियस स्माइल देती है। वो कहती है कि उसे सिचुएशन पूरी तरह समझ आ गई है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट बस इतना जवाब देता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी। अचानक उसे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचता है कि जब वो कॉम्बैट में था ही नहीं, तो उसकी फुल ऑटो स्किल एक्टिवेट क्यों हुई। उस वक्त औरत की मूवमेंट उसे स्लो लगने लगती है। वो खुद से पूछता है कि क्या ये उसकी स्किल का एनहांस्ड फोकस है। तभी उसके दिमाग में लाल आंखों वाली एक डार्क फिगर अचानक बनने लगती है। उसे एक जायंट स्केलेटन का विजन आता है। वहीं डॉक्टर कहती है कि वो मेडिसिन तैयार करेगी। लड़का एकदम सस्पेशन और टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ उसके पास जाता है। एडवेंचरर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर था। उसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। लूसिया उसका ऐसा एटीट्यूड नोटिस कर लेती है और फिक्र के साथ उसका नेम पुकारती है। वो उसे टेंशन ना लेने को कहती है, क्योंकि डॉक्टर एलिनोर उस सिटी में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी थी। ब्लॉन्ड लड़की बताती है कि यहाँ के बच्चे भी उनकी मेडिसिन लेते हैं और उन्हें मेज बुलाते हैं। हीलर ये बात सुनता है और कमेंट करता है कि ये तो वाकई इंप्रेसिव है। फिर बेडरूम का दरवाजा बंद होता है और अंदर का माहौल और भी हैवी हो जाता है। हमारा हीरो सोच में था कि एक पल पहले उसने आखिर किस खतरे का एहसास किया था। डॉक्टर वापस आती है और आर्चर पूछती है कि क्या ये वही है जो वो सोच रही है। डॉक्टर अपने हाथ में रेड और बेहद चमकती हुई पोशन वाली वायल दिखाती है। वो स्माइल करके कहती है कि अगर बीमार लड़की इसे पिएगी तो वो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगी। बेचारी मैरिस के चेहरे और गर्दन पर बीमारी के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। लेकिन तभी लड़का बीच में टोकता है और कहता है कि वो बस ऐसे ही एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कुछ पूछना चाहता है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उस सस्पिशियस मेडिसिन के आखिर इंग्रेडिएंट्स क्या है। डॉक्टर एक स्माइल देती है और कहती है कि वो उस मैजिक पोशन के कुछ कंपोनेंट्स बताएगी। वो ड्रैगन लिवर और कुछ बाकी चीजों का नेम लेती है और वो लिक्विड पेशेंट को देने की तैयारी करती है। फिर वो कहती है कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स एक सीक्रेट है और वायल को पेशेंट के और पास ले जाती है। लेकिन लड़का तेजी से एक्ट करता है। वो आगे बढ़कर उस औरत का हाथ पकड़ लेता है और उसे मेडिसिन देने से रोक देता है। उसके बाद वो कहता है कि उस जैसा एक आम हीलर भी उस पोशन को अच्छे से जानता है। तभी उस रेड लिक्विड में एक स्कल की डार्क इमेज बनती है, जो उसकी सच्चाई रिवील कर देती है। फिर वो बताता है कि ये एक डेडली पॉइजन है, जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें, तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।